जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका स्टडी स्पार्क यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी बूस्टर 20 सीरीज चल रही है जिसमें हम पॉलिटी को 20 मिनट में पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि आपने अभी पहले पढ़ा था कि हमने आपको पढ़ाया था कि संविधान क्या है, मतलब संविधान के बारे में, किसी भी देश का संविधान क्या हो सकता है। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं पढ़ाऊंगा कि भारत भारत में संविधान का विकास कैसे हुआ। जब मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि संविधान क्या है, तो आपकी थोड़ी सोच डेवलप हुई होगी। यदि किसी ने नहीं पढ़ा तो इससे पहली प्ले क्लास ये उसको ले ले, आपकी थोड़ी सोच डेवलप होगी कि संविधान है क्या किसी चीज देश का भी। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको भारत का संवैधानिक विकास। तो उसमें हम पढ़ाएंगे 1773 से और 1774 पीट्स इंडिया एक्ट। तो आइए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो उससे पहले, क्लास में जाने से पहले आपको समझाता हूँ मैं कि भारत में जो विदेशी आए वो किस किस तरीके से आए। सबसे पहले पुर्तगाली आए। सबसे पहले पुर्तगाली आए, वास्को डी गामा, जो कि 1498 में आए। जिसे कि हमारे देश में जो यूथ है या कोई भी लोग जो मानते हैं कि भारत की खोज किसने की, तो वो सीधे बताती है वास्को डी गामा ने की। लेकिन ये गलत है। भारत की खोज नहीं की उसने। उसने यूरोप से और भारत के भी समुद्री मार्ग की खोज करी। ये है उसका मेन रीजन। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, बस सवाल जब देखते हैं कि भारत की खोज किसने की, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। अरे नहीं यार, भारत तो पहले से ही था। भारत क्या 1498 में विकसित हुआ। खोज होती है किसी चीज को अपनाना। तो जब ऐसा आप क्वेश्चन देखो तो उससे बताओ उसे, भाई ये उनने भारत की खोज नहीं करी, उसने यूरोप से भारत के भी सीधा समुद्री मार्ग की खोज की। ठीक है। एक आदमी होता जो यूरोप से यूरोप से निकला था, मतलब भारत के लिए समुद्री मार्ग निकालने के लिए, क्रिस्टल कोलंबस, जो कि गलती से अमेरिका पहुंच गया। उसने अमेरिका तक का रास्ता खोज दिया। और भैया, जब पुर्तगाली आए, वास्को डी गामा भारत आया। वो आया गोवा, गोवा के तट पे था। उसने देख वो जब यहाँ आया, उसने यहाँ देखा हुआ यहाँ तो मसाले वसाले बहुत टॉप टॉप मिल रहे। वो भैया, आपने जब इधर यात्रा में से गया, उसे अपनी इस यात्रा में जब वो गया अपने देश वापसी यूरोप, तो अपनी जितना भी उसकी यात्रा में खर्च हुआ था उसका 60 गुना लगभग उसे प्रॉफिट में गया वो इससे। तो उसके बाद जब वो गया वापसी, उसके बाद भारत 2 बार और आया कि अब तो जब आ ही गया तो भारत में राज वही कर ले व्यापार थोड़ा थोड़ा। तो वो जो दूसरी बार आया 1502 में आया। 1500 में दो आया पूरी नौसेना के साथ भारत में, मतलब अपनी पावर दिखाने के लिए कि हम भी कुछ है, यूरोप से आए हैं भारत में राज करने। भैया, 20 जहाज, बड़े जहाज के साथ आया था वो। बड़े जहाज को लेकर आया 20। और गोवा 20 बड़े जहाज के साथ आया और इनने पूरा शक्ति प्रदर्शन किया भारत में। व्यापार व्यापार की भी नींव रखी। जिसके चलते इसने 1510 में गोवा पे कब्जा कर लिया। 1510 में गोवा पे कब्जा कर लिया इसने। और फिर वापस चला गया वास्को डी गामा तो। लेकिन पुर्तगाली यहीं रह गए, वे व्यापार करते रहे। फिर वो तीसरी बार आया 1524 में। 1524 में जो आया गोवा में, तो ये वायसराय बन गया यहाँ का। और फिर इसकी मृत्यु भी यहीं हुई, कोची बंदरगाह पे। और पुर्तगाली का वैसे सबसे पहले ये आवेगी और सबसे बाद में ये जावेगी। जब ये गए 1961 में, ऑपरेशन विजय की तरफ दौरान ऐसा भगाया गया 1961 में। भारत का संविधान भी बनकर तैयार हो गया, कई साल चल गया, फिर 1961 में इन्हें ऐसा दौड़ा दौड़ा कर भगाया गया। तो इसके बाद जैसा है डच, जो मैं आपको बता रहा है, ये पुर्तगाली वगैरह ये थोड़ा इतिहास का पार्ट हो जाएगा, तो मैं इनके बारे में तुमको थोड़ा थोड़ी बता के चलता हूँ। तो डच आए 1602 में, क्योंकि ये भी बताना जरूरी है। तो इन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी 1600 में। आप 1600 में आपको पता है कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटेन की महारानी थी, उन्होंने हस्ताक्षर करके दे दिए थे कि जाओ भारत में व्यापार करो। 1600 में। तो उसके बाद उन्होंने उन्होंने भी अपने वे भेजने चालू कर दिए दूत इंडिया की तरफ को, कि जाओ भारत में जाके हमारे राज करने में वो बढ़ाओ। जब उन्होंने व्यापार करने के लिए भारत की साइड को आदमी भेज दिए, तो उनमें उसी उन्होंने सबसे पहले 1608 में कैप्टन विलियम्स हॉकिंस को भारत भेजा। में कैप्टन विलियम्स हॉकिंस भारत आए। और वो जो आए थे ना, वो हेक्टर नामक जहाज से आया।
और हॉकिंस के ना हॉकिंस के पास इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का जागीर के नाम का पत्र और बहुत सारे उपहार थे। और उसका उद्देश्य ये होता कि जिससे कि भारत में भारत में व्यापार के लिए वो जागीर को बना ले, क्योंकि उस टाइम पे पुर्तगाली भी थे, पुर्तगालियों ने पूरा कब्जा कर रखा था। लेकिन पुर्तगालियों ने जब कब्जा कर रखा तो उन्होंने अंग्रेजों को जान नहीं दिया। उन्हें पता था ये अंग्रेज यहाँ आ गए तो ये भी व्यापार करेंगे और हम नुकसान होएगा। तो पुर्तगालियों ने बहुत जोर लगाए कि हॉकिंस को मतलब उनसे ना मिलाया जा सके जहांगीर से। तो उन्होंने खूब कोशिश करी। 1608 से 1609 में 1 साल पूरा लग गया, लेकिन हॉकिंस भी बाद बाद में जाके जहांगीर से 1609 में मिल लिए। 1609 में हॉकिंस जहांगीर से मिले, उन्होंने बताया जहांगीर से मिले। और हॉकिंस ने किसी के थ्रू बात नहीं करी, क्योंकि वे आए थे ब्रिटेन से, वहां सब इंग्लिश बोल रहे। जहांगीर से सीधा तो साथ उनने बात करी सिद्धि उर्दू में नहीं, वो मैंने आपको बता दिया कि वो उर्दू भाषा जानता है, लेकिन वो थोड़ी गलती होगी। तो जो जब ये जहांगीर के दरबार में आया है फारसी भाषा जानता है बहुत अच्छी तरीके से, तो उसने जहांगीर से सीधी बात करी हॉकिंस ने। तो जहांगीर इससे इससे बहुत प्रभावित हुआ कि ये कैसा इंग्लिश कि ये कैसा अंग्रेज है जो सीधे फारसी में बात कर रहा। तो जहांगीर ने जब इसका खुश हुआ तो जहांगीर ने इसको बोला अरे ये तो इंग्लिश खान है। तो इसे इसका नाम भी क्वेश्चन पूछता है कि जहांगीर ने हॉकिंस को किस नाम से पुकारता है। तो एग्जाम में आता है कि इंग्लिश खान, कई सारे ऑप्शन आते हैं तो पूछता है कि इंग्लिश खान की उपाधि दी थी जहांगीर ने। तो जब जहांगीर को पसंद आया तो जहांगीर ने उसे अपने दरबार में सम्मान दिया और उसे लगभग 400 मनसब प्रदान की। पर हॉकिंस को व्यापार की अनुमति नहीं मिली, क्योंकि उस टाइम पे पुर्तगालियों का पूरा जोर था और उन्होंने उसे उन्हें रुकने नहीं दिया, क्योंकि उनके दरबार में भी आदमी थे जहांगीर के। तो उन्होंने उसको व्यापार करने की अनुमति दे नहीं दी। तो 2 साल बाद 1611 में हॉकिंस वापसी लौट गया। तो जब वहां जाकर उसने बताया कि ऐसा ऐसा भारत में तो पुर्तगालियों का पूरा वो है। तो पुर्तगालियों ने तो अंग ब्रिटेन ने 1612 में थॉमस बेस्ट को पुर्तगालियों पे हमला करने के लिए भेजा। तो थॉमस बेस्ट बेस्ट ने पुर्तगालियों को हरा दिया 1612 में, हरा के भी वापस चले गए। तो 1615 में इसके बाद जब 1615 में इंग्लैंड के राजा ने दोबारा सोचा जेम्स प्रथम ने कि अब एक आधिकारिक राजदूत और भेजा जाए, तो थॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा। उसके बाद थॉमस रो अजमेर पहुंचा और वहां वहां पर सीधे जहांगीर के दरबार तो उसके बाद अजमेर पहुंचा और वहां पर जहांगीर का दरबार लग रहा था। और जहांगीर के दरबार पर जो पत्र था वो दिया और उपहार जहांगीर को दिए। और उसने कोई जल्दबाजी नहीं करी, आराम से प्यार से उसका टाइम लिया, उसके दरबार में बैठा, समय लिया। और फिर उसे एज में कह दी उनका साहब हमारा ये काम है कर दो धैर्य के साथ। तो धीरे धीरे जहांगीर जहांगीर का जब ऐसी बात हुई तो जहांगीर भी खुश हो गया उसके कामों से। उसने भैया उसे अनुमति दे दी भारत में व्यापार करने की। उसके बाद अंग्रेज भारत में आधिकारिक सुरक्षित व्यापार की अनुमति मिल गई भारत में 1615 में। तो पूछता है एग्जाम में कि अंग्रेजों को आधिकारिक व्यापार करने की वो कब मिली 1615 में। फिर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी लगा दी। तो वन लाइन में बता दूं कि हॉकिंस ने तो आके दरवाजा खटखटाया अंग्रेजों के लिए, और थॉमस रो ने आया दरवाजा खोल दिया। फिर अंग्रेज सीधे सारे अंदर। तो इसी उसमें उसके बाद डेनिस ने 1616 में डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी लगा दी। फ्रांसीसियों ने फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी लगा दी। ऐसे ही वो सिलसिला चलता रहा। वैसे तो जीएस का पार्ट है, मैं इसको आपको अगली उसमें पढ़ाऊंगा जब जीएस पढ़ाऊंगा। तो आइए चलते हैं आगे, हमारा पॉलिटी सब्जेक्ट है तो तुम्हारी थोड़ी सोच तो इसमें बड़ी होगी। तो ये भारतीय संविधान के इतिहास की शुरुआत। तो इतिहास की शुरुआत वैसे तो सब मानते हैं कि 2 साल जो संविधान बना है वो 2 साल 11 महीने कुछ दिन में बना। लेकिन भारत की जो संविधान बनना है ना वो जब से कंपनी आई थी लगभग 3.5 साल लगे।
लगभग है, मतलब शुरुआत तो हो गई थी, कुछ ना कुछ रोल रोल फिर प्लासी का युद्ध हुआ, इसका भी बताऊंगा, बक्सर का युद्ध हुआ, दीवानी अधिकार रेगुलेटिंग एक्ट आया, ब्रिटेन की कंपनी रेगुलेटिंग एक्ट पेश किया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का वो बहुत बढ़िया था। तो अंग्रेज भारत में कैसे आए? तो अंग्रेज, मैंने बताया था जैसे कि पहले 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना शाही चार्ट दिया, जिसमें लिखा था कि ये पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का विशेष अधिकार था, इन्हें यही कर सके थे और कोई कर नहीं सका था। तो 1608 में जैसे कि बताया था, इन्होंने अपना पहला जहाज सूरत तट पर भेजा, उसमें इन्होंने उसमें इन्होंने हॉकिंस को भेजा था। मैंने आपको बताया था अभी, हॉकिंस सक्सेस नहीं हो पाया, वो वापस चला गया बेचारा। फिर 1613 में सूरत पर अंग्रेजों का स्थायी फैक्ट्री स्थापित करी। 1600 वैसे तो 1612 में जो वो हो गया था, लेकिन आधिकारिक वो 1615 में मिला, 1612 में युद्ध के बाद, जब युद्ध हो गया था, तो उसके बाद 1612 में युद्ध कर लिया था, उसके बाद 1615 में आधिकारिक पुष्टि मिली, लेकिन 1613 में सूरत में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली थी। अधिकार जो मिला वो 1615 में मिला। तो इसी उसमें प्लासी का युद्ध भी हुआ 1757। प्लासी का युद्ध क्यों हुआ? तो बंगाल के नवाब सिराजउद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ये हुआ था। ये हुआ 22 जून 1957 को। और ये इसकी ईस्ट इंडिया कंपनी की साइड से जो आया था वो था रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल की साइड से था सिराजउद्दौला। तो इसमें सिराजउद्दौला हार गया। भैया जब ये हार गया तो कंपनी थोड़ी और मजबूत हुई। कंपनी राजनीतिक मामलों में और सत्ता शुरू कर दी। इन्होंने जब ये सिराजउद्दौला हार गया तो कंपनी ने अपना एक आदमी मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, और यहाँ से अंग्रेजों को राजनीतिक प्रभाव शुरू हो गया। वे राजनीति में बढ़े, पहले शुरू शुरू में तो वे व्यापार व्यापार गए थे, अब राजनीति के अंदर भी इंटरफेयर करने लगे। उसके बाद हुआ 1764 बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कई सारे राजाओं ने इंटरफेयर युद्ध लड़ा, जिसमें कि मीर कासिम था और सिराजउद्दौला अवध की साइड से, वो शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट था उस टाइम पे। ये तीनों मिल गए, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर धावा बोल दिया, जो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। तो भैया जब भी कंपनी और कंपनी जीत गई, फिर आज इस युद्ध को जीत कर और मजबूत हुई। बक्सर के युद्ध ने प्लासी से प्लासी के युद्ध से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें अंग्रेजों की राजनीतिक और शक्तिशाली और पावरफुल हो गया अंग्रेज, और ज्यादा इंटरफेयर करने लगे राजनीति वगैरह में। इसके बाद जब 1764 में वो हो गया युद्ध, तो उसके बाद 65 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें कि अंग्रेजों ने सारे अधिकार अपने आप ले लिए और यहाँ के राजाओं को नाम मात्र दे दिया। इसमें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी देनी पड़ी। जो मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय, तो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी दे दी। दीवानी में राजस्व वसूली, न्याय सब कंपनी देखती थी। इनको पैसे मिलते थे बस उसके जीवन यापन के लिए। उसके बाद आया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, जहाँ से भारत के संविधान की शुरुआत मानी जाती है। तो भारत का संविधान बनाने के लिए कहानी आखिरकार शुरू भी कहाँ से हुई? तो इसका जवाब है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, क्योंकि इसे हम अंग्रेजों के समय से ही मिलता है। संविधान का वो है अंग्रेजों के समय से ही मिलता है। तो आइए जानते हैं आखिरकार रेगुलेटिंग एक्ट लाना क्यों पड़ा, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि रेगुलेटिंग एक्ट लाना पड़ा? तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते थे उस टाइम पे। तो कंपनी का भ्रष्टाचार बढ़ गया बहुत ज्यादा। जब कंपनी खुद ही व्यापार करने लगी, राजनीतिक मामले देखने लगी, उसमें जो सदस्य थे उनमें मनमुटाव आने लगा, और 1770 में अकाल पड़ता उसकी, वो भी एक कारण था। आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था, प्रशासनिक अर्थव्यवस्था बेकाबू पड़ी थी। ब्रिटेन संसद जो ब्रिटेन की संसद थी, वो नियंत्रण स्थापित करना चाहती, वो सोचती थी श्रीलंका कंपनी जाके वहां राज कर दी है, हमें राज करना चाहिए। तो इन सब चीजों को देखते हुए 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया भारत में ब्रिटेन से। तो इसमें आखिरकार हुआ क्या क्या था? बंगाल के गवर्नर जनरल को, जो बंगाल का गवर्नर था, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल का पद बनाया।
तो सबसे पहला जो गवर्नर जनरल बनने वाला था वो था वॉरेन वॉरेन हेस्टिंग। पूछता है कि सबसे पहले गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना, तो वो है वॉरेन हेस्टिंग। इसमें गवर्नर की सहायता के लिए 4 सदस्य परिषद भी बनाई गई, जो गवर्नर की सहायता करती है। आगे जाके इसमें इनमें मनमुटाव आवेगा। मु- मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी के कई मामलों में भारत के अधीन करे गए। जो मद्रास और मुंबई के मामले थे वो बंगाल के अधीन ही आने लगे। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई, जिसमें कि जिसमें कि पहले जज बनने वाले थे सर एलिजा एम्पे। पूछता है कि पहले सुप्रीम कोर्ट का पहला जज इंग्लिश अंग्रेज जज कौन था, तो एलिजा एम्पे था। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकारियों पर नियंत्रण बनाए। जब 1773 में इससे अंग्रेजों पर नियंत्रण बना, ब्रिटेन का निजी व्यापार और रिश्वत पर रोक लगाई गई। इससे इससे क्या क्या महत्व मिला। भारत में ब्रिटेन शासन का नियंत्रण करने पर पहला कदम था ब्रिटिश शासन का भारत में ब्रिटिश शासन को नियंत्रित करने का पहला कदम उठाया गया ब्रिटेन द्वारा, क्योंकि ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी ताबड़तोड़ मचा रखी थी। भारत में ब्रिटिश संसद ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में संधि सीधे हस्तक्षेप किया, पहले नहीं कर पा रहे थे। और भारत में केंद्रीकृत प्रशासन की शुरुआत हुई। इसी से भारत में जो केंद्रीकृत प्रशासन की शुरुआत हुई ऐसी। और क्विक रिवीजन इसमें यो है एग्जाम ओरिएंटेड। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग। सुप्रीम कोर्ट का कहाँ स्थापित हुआ? कलकत्ता 1774। और पहले पहले जज थे एलिजा एम्पे इम्पे। यह एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण बनाने के लिए भेजा था ब्रिटेन ने। ये क्विक रिवीजन है बहुत ही। इसके बाद पीट्स इंडिया एक्ट आया 1774। हमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ा। उसके एक्ट के मध्य से ब्रिटिश संसद में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करा। हमें आम भी पड़ रहा है कि उससे ही ब्रिटेन ने पहली बार वो पढ़ा। तो इतनी जल्दी क्या जरूरत पड़ेगी कि 1 साल बाद ही पीट्स इंडिया एक्ट लाना पड़ा। लेकिन कुछ वर्षों में यह स्पष्ट हो गया कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अपनी कमियों के कारण सफल नहीं हो पाया। तो प्रश्न उठता है कि रेगुलेटिंग एक्ट पहले से था, फिर भी 1784 का नया एक्ट कोई क्यों लाने की आवश्यकता पड़ी? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद भी कई समस्या बनी रही, जैसे कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के बीच लगातार मतभेद होता रहा। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की शक्तियों को लेकर विवाद रहा हमेशा। और ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ। ब्रिटेन सरकार चाहती थी कि जो राजनीतिक मामले हैं उन पे ब्रिटेन सरकार का अधिकार हो, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी का। ब्रिटेन सरकार के प्रधानमंत्री विलियम पिंट ने 1784 में एक कानून पारित किया, जिससे गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के बीच लगातार मतभेद होते रहे। कि गवर्नर जनरल जो था उसके 4 सदस्य थे, उनके बीच मतभेद होते रहे। जब भी सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की शक्तियों को लेकर विवाद पैदा हुआ 73 में। और मतलब ये समस्या बनी रही जब तक ब्रिटेन सरकार चाहती थी कि भारत में राजनीतिक मामलों पर उसका अधिकार नियंत्रण हो। इसलिए उसने 1784 एक्ट ले गई। इसलिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट ने 1784 में एक नया कानून पारित किया, जिसे पीट्स इंडिया एक्ट 1784 कहा जाता है। वे इसलिए लाए क्योंकि उसमें बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। कंपनी का पूरा नियंत्रण नहीं आता, तो उसमें वे दोहरा नियंत्रण लागू करेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दो वे लागू करेंगे 1784 में। 1784 की प्रमुख विशेषताएं, इसमें क्या क्या काम हुआ? इसमें सबसे मेन काम हुआ बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो भारत में राजनीतिक मामले देखता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामले और प्रशासनिक मामले देखता था। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामले देखता था। तो इसमें इससे उनको बहुत फायदा हुआ। इससे दोहरा नियंत्रण प्रणाली लागू हुई भारत में। दोहरा दो संस्थाओं का नियंत्रण हो गया यहाँ से ही। और इसमें 1773 में वो 84 में ब्रिटेन सरकार का नियंत्रण बढ़ गया। अब ब्रिटेन सरकार का काफी नियंत्रण बढ़ गया था भारत
भारत पे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं थी। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दो संस्थाएं होगी जो भारत में कार्य करेगी, जो एक व्यापार देखेगी और एक प्रशासनिक मामले देखेगी, और पावर भी एक नहीं रहने की। भारतीय क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश फोर्सेस इन इंडिया माना जाएगा। इसका मतलब है कि भारत के जो क्षेत्र से पहली बार ब्रिटेन के अंडर कार्य करेगी, ये माना गया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि भारत की कंपनी का शासन अब ब्रिटेन सरकार की निगरानी में होगा। गवर्नर जनरल की स्थिति को और मजबूत किया गया। जो गवर्नर जनरल बनाया था इसमें, उसकी स्थिति को और मजबूत किया गया। प्रशासनिक जो प्रशासनिक का अधिकार केंद्रीकृत था और नियंत्रण बनाने का प्रयास किया गया। जो प्रशासन था उसको अधिक केंद्रीकृत एक जगह करना और नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। इसके महत्व क्या क्या है? ब्रिटेन सरकार का भारत में प्रत्यक्ष प्रभाव हुआ। जो ब्रिटेन की सरकार थी उसका भारत में प्रत्यक्ष प्रभाव हुआ। कंपनी और सरकार के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन हुआ। अब पता लगन लगा कि राजनीति कौन करेगा और व्यापार के लिए कौन करेगा। उन्होंने दो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने। सबसे मेन कार्य यही है, भारत में प्रशासन के केंद्रीकरण की दिशा में एक और महत्व कदम हुआ। जो भारत का प्रशासन था उसको केंद्रीकृत किया गया। क्विक रिवीजन, वन लाइनर। पीट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784। इस इसे किसने प्रस्तुत किया? विलियम पिंट। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट में हुई? पीट्स इंडिया एक्ट 1784। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई से भी पूछ सकता है एग्जाम में। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ाना, क्योंकि कंपनी के लोग काफी अत्याचार कर रहे थे, तो ब्रिटेन चाहती थी कि उन पर नियंत्रण बनाया जाए। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, तो इनका आंसर देना आप। तो सबसे पहला, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट हुआ 1784 में, वो 73 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वोरेन हेस्टिंग। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम द्वारा हुई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये इस क्वेश्चन को आप कमेंट में बताना। पिट्स इंडिया एक्ट किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री से संबंधित है? उसका आप कमेंट में आंसर देना। और आपको कोई भी सजेशन हो तो वो भी प्लीज कमेंट में बताना। आई होप आपको क्लास पसंद आई। यदि आपको क्लास पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, और आप यदि आपको कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। और हम हमारी क्लास से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।